कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। ऑनलाइन वालों क्लास स्टार्ट हो चुकी है। उस स्लाइड का हाँ, कल क्या पढ़ा था हमने? संवेगात्मक बुद्धि। बुद्धि हो गई थी, बुद्धि कंप्लीट हो गई थी, है ना? आज क्या पढ़ेंगे? चलो तो एक बार बताओ देंगे। एक बार बताओ, व्यक्तित्व पढ़ रहे थे? व्यक्तित्व में क्या पढ़ रहे थे? नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा था, व्यक्तित्व शुरू ही नहीं किया था। तो हमने बुद्धि कंप्लीट कर ली थी। कल की क्लासों में हमने बुद्धि में क्या पढ़ा? संवेगात्मक बुद्धि से पहले बुद्धि का मापन, उससे पहले बुद्धि का परीक्षण। अच्छा बताओ तो, दुनिया में पहला बुद्धि का परीक्षण कब बना? किसने बनाया? कहां बनाया? सहयोगी कौन था? कितने वर्ष के बालकों के लिए? कितने % थे? और कैसा था ये? व्यक्तिगत और शाब्दिक। नाम क्या रहा? विनय साइमन बुद्धि परीक्षण। अच्छा, इसके बाद में 1916 में बना था स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण। अच्छा, ये 1916 में किसने बनाया? ट्रुमन ने बनाया। कितने % थे? कितने वर्ष के लिए था? व्यक्तिगत और शाब्दिक था। अच्छा, पहला दुनिया का पहला सामूहिक परीक्षण कब बना? 1917 में आर्मी अल्फा। और सामूहिक और अशाब्दिक परीक्षण आर्मी बीटा 1977। भारत का पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में किसने? CS राइस ने। कहा? FG कॉलेज लाहौर में। कितने वर्ष के लिए था? 5 से 15। कितने % थे? उप प्रश्न कितने थे? 7। व्यक्तिगत और शाब्दिक। नाम क्या रखा गया? हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। इसके बाद में हमने परीक्षणों के बाद में जोशी वाला हो गया था, फिर भाटिया वाला। भाटिया में कितने उप परीक्षण है? 5 उप परीक्षण। पहले का नाम लोक डिजाइन टेस्ट, दूसरे का, तीसरा, चौथा और पांचवा। इनमें सभी जो परीक्षण थे वो सारे के सारे सबकी एक विशेषता है, लेकिन निष्पादन केवल लास्ट वाला नहीं है, बाकी चारों निष्पादन भी है। बाकी व्यक्तिगत है, शाब्दिक है और गति परीक्षण। यहां तक हो गया था। फिर इसके बाद में बुद्धि लब्धि, IQ का बेटा। अच्छा बताओ, बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1885 में किसने? गाल्टन ने। बुद्धि परीक्षण शब्द का प्रयोग केटल ने। सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण विनय ने। सबसे पहले बुद्धि लब्धि की अवधारणा स्टर्न ने। कब दी थी? 1912 में दी थी। और इसके बाद में 1916 में ट्रुमन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र, प्रमाणिक सूत्र दे दिया और वर्गीकरण दे दिया। बताओ देखे, 0 से 20 वाले इडियट, वेरी गुड। 21 से 59 वाले इम्बेसाइल। फिर 60 से 69 वाले, फिर 70 से 79 और 80 से 89 डल। फिर उसके बाद में एवरेज, उसके अगले वाले, फिर अगले वाले जीनियस, और फिर जीनियस हो जाएगा। हो गया। इसके बाद में बुद्धि का मापन हमने कर ही लिया था। बताओ देखिए, वेसल वर्ष क्या होता है? मानसिक आयु को बोलते हैं वेसल वर्ष। उस वह अधिकतम आयु स्तर जिसके बालक प्रश्न हल कर सकता है। और टर्मिनल वर्ष क्या होता है? वह न्यूनतम आयु जिसके बालक प्रश्न हल नहीं कर सकता है, वह उसका टर्मिनल बना जाता है। और तैतिक आयु क्या होती है? जन्म वर्ष के आधार पर, है ना, वास्तविक आयु होती है उसकी। बस इतना ही पता था। इसके बाद में हम आ गए थे किस पर? संवेगात्मक बुद्धि। बताओ सबसे पहले संप्रदाय कब दिया गया? किसने दिया था? पीटर सेलोवी ने। और इसको प्रसिद्धि किसने दिलवाई? डेनियल गोलमैन ने।
अच्छा, प्रसिद्धि के लिए कौन सी किताब ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी? संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, यही थी। उसके बाद में हमने देख लिया कि उसने 5 बताए थे, डेनियल गोलमैन ने 5 विशेषताएं बताई। बताओ देखिए, सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ कंट्रोल, और एक था सोशल स्किल, और एक था इम्पैथी, परानुभूति। यहां तक पहुंच गए थे हम। फिर इसकी विशेषताएं थी कि संवेगों को बहुत समझना, जानना, अभिप्रेरित करना, निर्देशित करने की जो क्षमता होती है वो संवेगात्मक बुद्धि। और सफलता में कितना योगदान होता है? 70-30 का। क्लियर? बस। अब आज क्या पढ़ेंगे? व्यक्तित्व। क्या पढ़ेंगे? व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व का अर्थ पढ़ेंगे। वो लड़कियां तीनों भाग गई क्या पीछे? कल कल बैठी थी, उन्होंने कल कल का दिन बहुत मुश्किल से निकाला था, आई नहीं आज? कोई नहीं। अच्छा, आप बैठते हैं जैसे जैसे जल्दी आते हैं वैसे बैठ लेते हैं ना जगह। तो वो लड़कियां उस दिन जल्दी आई, उनको लगा कि आगे बैठ के पढ़ेंगे, फिर लगा कि ये डाकी पढ़ने तो नहीं देगा ढंग से, है ना। चलिए, आज आप आगे पहुंच गए, बहुत अच्छी जगह है ना। पहले दिन से कोने में बैठे हो। एक और कहाँ गया वो टॉपर? कहाँ गया टॉपर? तो पीछे है क्या टॉपर? है टॉपर पीछे है। गणेश आ गया ना आज अपनी जगह। चलो अब शुरू करते हैं ना। आज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अपने पास, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। हम कोशिश करेंगे कि इस पर्सनैलिटी को हम लोग 2 दिन में पूरा करें। कोशिश मतलब भागादौड़ी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे उसी तरीके से। लेकिन 2 दिन का टॉपिक है अपने, बहुत सुंदर टॉपिक है। 2 दिन तो नहीं लगेंगे, लेकिन हम लोग समझेंगे इन चीजों को कि व्यक्तित्व क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, कैसे कैसे सवाल पूछे गए। व्यक्तित्व में हम एक तो पढ़ेंगे व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व क्या होता है। फिर पढ़ेंगे सबसे बड़ी बात, व्यक्तित्व के प्रकार। मतलब मैं बताऊंगा कि दुनिया में लोग कितने प्रकार के होते हैं, केवल एक के अनुसार नहीं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कि दुनिया में व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत, कि व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, व्यक्तित्व बनता कैसे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तित्व का मापन। लास्ट में मापेंगे, जैसे बुद्धि मापी है वैसे हम लोग पर्सनैलिटी का मेजरमेंट करेंगे कि क्या पर्सनैलिटी, कौन व्यक्ति किस प्रकार का है। भाई आप में से पर्सनैलिटी माप ली जाएगी, अपने अपने अनुसार देखते रहना कि मैं किस प्रकार की पर्सनैलिटी है हमारी। तो ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, तब हमारा व्यक्तित्व कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन यहां से सवाल बहुत सारे आते हैं। यदि कोई बच्चा संडे के दिन भी तैयार होकर स्कूल के लिए तैयार हो जाता है तो कौन से सिद्धांत का को फॉलो कर रहा है? संडे के लिए भी तैयार हो जाता है तो मुझे लगता है बालक की यादाश्त कम है। संडे को भी स्कूल जा रहा है मतलब बालक की क्या है, यादाश्त कम है उसकी। हेडिंग लगा ली, व्यक्तित्व का अर्थ। व्यक्तित्व है, हेडिंग ये लगानी है, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। अच्छा, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? पर्सनैलिटी। लिखो तो पहली लाइन लिखो, लिखो अंग्रेजी का पर्सनैलिटी शब्द, अंग्रेजी का पर्सनैलिटी शब्द अंग्रेजी का पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के अंग्रेजी का पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है पर्सनैलिटी का अर्थ पर्सोना। जो क्या लिखा है, अंग्रेजी का पर्सनैलिटी शब्द पर्सोना से बना है, जो जिसका अर्थ होता है मुखौटा
या नकाब या नकली चेहरा? नकाब या नकली चेहरा? या नकाब या नकली चेहरा? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पर्सनैलिटी किसकी होती है? सवाल है मेरा ना, पर्सनैलिटी किसकी होती है? सवाल का ऑप्शन मैं दे रहा हूं, फेंकना नहीं है आपको। ऑप्शन है केवल मनुष्य की, केवल मनुष्य जाति की। ऑप्शन बी अन्य प्राणियों की, और ऑप्शन सी सभी की। 3 ऑप्शन हो गए। पर्सनैलिटी किसकी होती है, व्यक्तित्व किसका होता है? अच्छा, ऑप्शन ए वाले हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी वाले हाथ खड़े करो। ऑप्शन सी वाले हाथ खड़े करो। वेरी गुड। अपने घर में आपने कभी ऐसा सुना है क्या कि मेरी भैंस की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है? व्यवहार को पर्सनैलिटी नहीं कहते हैं। कभी विशेषताएं ऐसी बताते हैं क्या कि यार तेरी बकरी की विशेषताएं बताए, तो कहते हैं कि यार मेरी बकरी की एक तो पर्सनैलिटी है ना, वो बहुत गजब की है। गाय की पर्सनैलिटी गजब की है। हो सकती है क्या? ध्यान रखना है, पर्सनैलिटी केवल किसकी होती है? मनुष्य की होती है। पर्सनैलिटी किसकी होती है? मनुष्य की होती है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये, जैसे मान लो आप लोग खड़े हैं और सामने से एक तेज गति से कार आ रही है, और महंगी कार है। वो कार आपसे थोड़ी दूर आके रुकती है। रुकने के बाद उस कार से एक ड्राइवर उतरता है, एक व्यक्ति उतरता है जिसने बिल्कुल सफेद झक कपड़े पहन रखे हैं, चश्मा लगा रखा है, क्या उसकी हेयर स्टाइल है, और गजब वाली घड़ी बांध रखी है, जूते गजब के पहन रखे हैं, लाल कलर के। फिर हाँ, भागेड़ जी वाले नहीं है वो। फिर फिर उसके बाद वो उतर के आपकी ओर चल कर आता है, ऐसा लग रहा है जैसे सलमान खान चल रहा है। आप कहते हैं वाह क्या पर्सनैलिटी है, यही कहते हैं। ध्यान रखना, वो पर्सनैलिटी नहीं है। प्राचीन काल में माना जाता था, प्राचीन काल में व्यक्ति के केवल शारीरिक गुणों को पर्सनैलिटी माना जाता था। प्राचीन काल में व्यक्ति की पर्सनैलिटी तो केवल व्यक्ति की होगी, मतलब मनुष्य की होगी, लेकिन प्राचीन काल में पर्सनैलिटी केवल शारीरिक गुणों को माना जाता था कि जिसके शारीरिक गुण जैसे है ना, उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी वैसी है, उसके गुण भी आंतरिक भी वैसे ही होंगे। इसीलिए इस पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है? मुखोटा, नकली चेहरा या नकाब। आप देखते हैं कई बार मेले में जाते हैं, मुकुटों की दुकान पर रुकते हैं जहां मुकुटे मिल रहे होते हैं। अब आप लोग कौन सा मुकुटा उनमें से लेंगे, एक बार लगा लगा के देखते हैं आप। आपने यदि शेर वाला मुकुटा लगाया है तो निश्चित रूप से आप आपके साथी के साथ वही व्यवहार करेंगे जैसा शेर करता है। यदि आपने भालू वाला मुखौटा लगाया है तो आप व्यवहार वैसा ही करेंगे जैसे भालू है। आपने बंदर वाला मुखौटा लगाया है तो उसके साथ तुरंत प्रभाव से वही व्यवहार करेंगे जैसे बंदर है। और यदि आपने कुत्ते वाला मुखौटा लगाया है, व्यवहार वही करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरा कहने का मतलब है कि प्राचीन काल में केवल बाहरी दिखावट, बाहरी आवरण को पर्सनैलिटी मान लिया जाता था, लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं ये पर्सनैलिटी नहीं। पर्सनैलिटी तो व्यक्ति के बाह्य यानी शारीरिक, शारीरिक और साथ में कौन से? मानसिक। यदि दोनों प्रकार के, यदि वो व्यक्ति जो उतरकर आपकी तरफ आ रहा था वो व्यक्ति दिमाग से पैदल है, तो उसको हम एक अच्छी पर्सनैलिटी नहीं कह सकते हैं। अच्छी पर्सनैलिटी कहेंगे दोनों प्रकार के गुण क्या होने चाहिए, उसमें होने चाहिए। तो बाह्य और आंतरिक गुणों का जो संगठन होता है ना, वो संगठन क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। ध्यान रह जाएगा, पर्सनैलिटी कहलाती है। लिखो, अगली लाइन में लिखो, लिखो प्राचीन काल में, प्राचीन काल में प्राचीन काल में मनुष्य के केवल शारीरिक गुणों को, मनुष्य के केवल शारीरिक गुणों को, प्राचीन काल में मनुष्य के केवल शारीरिक गुणों को, मनुष्य के केवल शारीरिक गुणों को व्यक्तित्व माना जाता था। व्यक्तित्व माना जाता था, शारीरिक गुणों को व्यक्तित्व माना जाता था। नेक्स्ट लाइन में, लेकिन
आधुनिक काल में शारीरिक कोष्टक में क्या लिखना है? कौन से गुण है? बाह्य का आंतरिक है? बाह्य, एक्सटर्नल। लेकिन आधुनिक काल में शारीरिक एवं मानसिक, कोष्टक में क्या लिखना है? आंतरिक। शारीरिक एवं मानसिक गुणों के, शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संगठन को व्यक्तित्व माना जाता है। व्यक्तित्व माना जाता है। व्यक्तित्व माना जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, व्यक्तित्व केवल मनुष्य का व्यक्तित्व केवल मनुष्य प्राणी का होता है। मनुष्य प्राणी, अरे मनुष्य भी तो प्राणी है ना एक है। अगला सवाल देखिए। अच्छा, अब हमने तो ये तो समझ लिया कि शारीरिक गुण भी सम्मिलित है और मानसिक गुण भी सम्मिलित है। दोनों का मिला जुला रूप होगा ना, वो क्या होगा? व्यक्तित्व होगा। लेकिन वो किस प्रकार का है? वो जो गुण है ना उसके, व्यक्ति का व्यक्तित्व का संगठन जो है ना, वो किस प्रकार का संगठन है? वो गत्यात्मक संगठन है या वो स्थिर संगठन है या दोनों है? या गत्यात्मक है? गत्यात्मक मतलब डायनेमिक, परिवर्तनशील, गति करने वाले, प्रोग्रेस करने वाले। स्थिर, स्थिर समझते हैं? स्टेबल, यहां स्थिर का मतलब है स्टेबल। और फिर हो जाएगा दोनों। तो आपको हाथ खड़े करने हैं ना कि निम्न में से व्यक्तित्व किन गुणों का संगठन है? व्यक्तित्व किन गुणों का संगठन है? गत्यात्मक का है एक, स्थिर गुणों का है एक, दोनों का है। ऑप्शन ए पे हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी पे हाथ खड़ा करें। ऑप्शन सी पे हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया। अब आगे थोड़ी सी एक दो परिभाषाएं लिखिए। पहली परिभाषा लिखिए आलपोर्ट की। आलपोर्ट की आलपोर्ट की लिखे। लिखो, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदेहिक गुणों का, मनोदेहिक मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदेहिक गुणों का, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदेहिक गुणों का मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो उसे अपूर्व समायोजन प्रदान करते हैं। जो उसे अपूर्व समायोजन प्रदान करते हैं। मिल गया उत्तर? एक परिभाषा और लिखो, आइजेंक।
आइजेंग। इसमें लिखो व्यक्तित्व, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का स्थिर संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का स्थिर संगठन है। और मिल गया उत्तर। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का स्थिर संगठन है। अब इसी परिभाषा में आगे कोष्टक लगा के एक लाइन लिखनी है। यहां स्थिरता का तात्पर्य, यहां स्थिरता का तात्पर्य जड़ता से न होकर, जड़ता मतलब जड़ पकड़ना, यहां स्थिरता का तात्पर्य जड़ता से न होकर टिकाऊपन से है। जड़ता से न होकर टिकाऊपन से है। एक व्यक्ति की और परिभाषा लिखो, वुडवर्थ। वुडवर्थ लिखो, व्यक्ति की, व्यक्ति की, व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता, व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता ही व्यक्तित्व है। व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता ही व्यक्तित्व है। कौन सी गुणात्मकता? संपूर्ण गुणात्मकता ही व्यक्तित्व है। एक परिभाषा और लिखो, बोरिंग की। बोरिंग की, बोरिंग था ना बुद्धि वाला। लिखो, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व व्यक्ति का सामान्य, व्यक्तित्व व्यक्ति का सामान्य व स्थायी समायोजन है। व्यक्ति का सामान्य व स्थायी समायोजन है। स्थायी समायोजन है। नेक्स्ट लिखो, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन, डे नहीं है, डे हटा देना। वैलेंटाइन, वैलेंटाइन में लिखो, व्यक्ति की जन्मजात, व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियां, जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग ही व्यक्तित्व है। व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग ही व्यक्तित्व है। जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग ही व्यक्तित्व है। परिभाषाएं लिखी मुख्य मुख्य, उसे पता लगाने का प्रयास किया कि व्यक्तित्व क्या है। देखो, व्यक्तित्व में आलपोट है ना, वो तो है व्यक्तित्व का लोक देवता। इसका मतलब है कि आलपोट इतना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तित्व सारा उसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो हम लोग व्यक्तित्व में जब भी बात करेंगे तो पहला सवाल आलपोट पर ही करेंगे और आलपोट के द्वारा ही पूछा जाएगा, आगे आलपोट और काम आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आलपोट ने कहा कि देखो, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदेहिक गुणों का, मनोदेहिक मतलब मानसिक भी है और शारीरिक भी, उन मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक मतलब उनमें प्रोग्रेस होती रहती है, मतलब डायनेमिक गत्यात्मक संगठन है, जो उसे अपूर्व समायोजन प्रदान करते हैं। अपूर्व मतलब ऐसा समायोजन जो पहले नहीं हुआ हो, जो पूर्व में ऐसा समायोजन उसे नहीं हो चुका है। इसका मतलब है नया समायोजन एक नहीं है।
भाई आप नई परिस्थितियों में कहीं भी गए, अपने आप को यदि अपने नई परिस्थितियों में डाला है तो वो जिम्मेदारी किसकी है? वो व्यक्तित्व की, आपके गुणों के, आपकी पर्सनैलिटी के क्या गुण है उसके आधार पर आप अपने आप को नए गुणों में डाल देंगे, नई परिस्थितियों में डालेंगे। तो इसकी 3 बात और तीनों बार अलग अलग तरीके से पूछी गई है, अलग अलग तरीके से पूछी गई है। देखो अशोक कह रहा है कि सर आज मेरा जन्म बर्थडे है, तो इसमें तेरा क्या योगदान है? हाँ? विवाह होता तो योगदान होता, फिर भी तेरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं। एक पूछ रहा है कि सर समायोजन और कुसमायोजन, ये हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, समायोजन और कुसमायोजन आगे पढ़ेंगे हम लोग। सुनिए, गत्यात्मक कैसे गुण? गत्यात्मक, मनोदेयिक और मनोदेयिक कैसे गुण है? गत्यात्मक। जो कौन सा समायोजन देते हैं? अपूर्व समायोजन। तीनों शब्द पूछे गए हैं कि निम्न में से आलपोर्ट के अनुसार कौन सा नहीं है, व्यक्तित्व का कौन सा गुण नहीं है? एक तो कौन सा है? मनोदेयिक, दूसरा गत्यात्मक, तीसरा अपूर्व समायोजन। ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर दूसरी बात आइजेंग का आया। आइजेंग ने एक अलग बात कही। आइजेंग ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का स्थिर संगठन है। या स्थिरता का मतलब यह नहीं है कि जड़ पकड़ लियो, आगे बढ़ नहीं रहा हो। स्थिरता का मतलब है आपने कोई गुण ग्रहण किया है ना, तो वो आप में टिक कर रहेगा। स्थिरता का मतलब स्टेबल से है, मतलब वो गुण, जैसे मान लीजिए आज आपने व्यक्तित्व का एक नया गुण लिया कि मुझे आज ईमानदारी बरतनी है, मुझे आज से ईमानदारी बरतनी है। यदि वो ईमानदारी का गुण आप में आके टिक गया तो वो स्थिर हो गया। हाँ, प्रोग्रेस कर सकता है वो। आलपोर्ट कहता है वो गत्यात्मक है। ईमानदारी आप में 10% थी, वो 20% जा सकती है, 30% जा सकती है। लेकिन ईमानदारी का गुण आज आया कल वापस चला गया, वो व्यक्तित्व नहीं है। वो गुण कम से कम आप में क्या रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। स्थिर का मतलब टिकाऊपन, मतलब चलना चाहिए। टिकाऊपन का मतलब यही तो होता है। आज चप्पल की जोड़ी लेकर आए, कल टूट गई, तो इसका मतलब वो टिकाऊ नहीं है। वो टिकाऊ वही होगी जो लंबे समय तक चलेगी। तो जो गुण आपने ग्रहण कर लिया व्यक्तित्व में और वो गुण लंबे समय तक चल रहा है, आगे भले ही वो प्रोग्रेस कर रहा है, उस प्रकार के गुण को हम लोग बोलते हैं स्थिर गुण। क्या बोलते हैं? स्थिर। तो मुझे बताओ, व्यक्तित्व के गुण गत्यात्मक भी होते हैं और साथ में क्या होते हैं? स्थिर भी होते हैं। तो दोनों हो जाएंगे ना उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद में अगला आया, और वुडवर्थ। अच्छा, वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा व्यक्ति संपूर्ण गुण। अच्छा, संपूर्ण गुणात्मकता का मतलब चाहे भले जन्मजात हो, चाहे भले वो अर्जित हो, चाहे भले वो शारीरिक हो, चाहे भले मानसिक हो, सभी गुणों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तित्व है। ये पर्सनैलिटी है। इसका मतलब अब हम लोग पर्सनैलिटी की नहीं, एक प्रकार के गुणों से तय नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी के अंदर सारे गुण होने चाहिए। फिर बोरिंग, और बोरिंग ने तो आगे बोरिंग सी बात कह दी। उसने कहा कि सामान्य और स्थायी समायोजन। सामान्य मतलब नॉर्मली, कोई एबनॉर्मल होता है ना भाई। एबनॉर्मल जैसे मान लो वो अंतरिक्ष में गए हुए हैं, कौन गई हुई है? सुनीता विलियम्स। वो तो एडजस्टमेंट जो उनका है ना, वो तो एबनॉर्मली एडजस्टमेंट है। लेकिन नॉर्मली एडजस्टमेंट जब हम कर लेते हैं, और वो एडजस्टमेंट भी हमारा स्थायी रहता है, ऐसा नहीं अभी थोड़ी देर के लिए एडजस्टमेंट हो गया फिर वापस एडजस्टमेंट खत्म हो गया, वो आपका व्यक्तित्व नहीं। व्यक्तित्व में सामान्य भी होना चाहिए, नॉर्मल सी बात होनी चाहिए, और दूसरी बात कह रहा है कि वो स्थायी भी होना चाहिए। आपके पास रुक के भी वो व्यक्तित्व आपका रहना चाहिए, वो समायोजन रुकना चाहिए। फिर इसके बाद में आया वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने तो वही कह दिया कि जितनी भी जन्मजात, इसका मतलब जो भी शारीरिक वाली है, और इसका मतलब जितनी भी अर्जित है, इसका मतलब जो भी बाह्य वातावरण से जो आपने प्राप्त की, वो सारे गुणों का योग क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व। कुल मिला के हम लोग एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि व्यक्तित्व क्या होता है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण गुण होते हैं। जितने भी व्यक्ति के लक्षण है ना, चाहे भले वो बाह्य है, चाहे वो आंतरिक है, चाहे भले वो शारीरिक रूप से है, चाहे भले वो मानसिक रूप से, चाहे जन्मजात है, चाहे भले अर्जित है, उन सभी का योग जो होगा ना, वो क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व। और जिसमें इन सभी का योग अच्छा होगा वो व्यक्तित्व अच्छा होगा, और जिनमें इन सभी का योग कमजोर होगा वो क्या होगा? व्यक्तित्व कमजोर माना जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने सारी क्लासें ले ली है, सोन कह रहा है, और अब तो केवल रिवीजन के लिए ले रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, तभी तो समझ में आएगी साइकोलॉजी। एक बार में थोड़ा थोड़ा बाहरा लगता है कि साइकोलॉजी है क्या। एक बार में जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके थोड़ी थोड़ी हवा लग रही होगी, साइकोलॉजी क्या है। आ रही है समझ में? क्या हो गया जहां सर? कुछ नहीं।
अरे रहने दो। अरे कुछ नहीं है, तुम शांत रहो, कुछ नहीं है। यदि मुझे भी चिंता नहीं है तो आपको किस बात की चिंता है? हाँ, हेडिंग लगाओ व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार। नहीं आती है, सारी बातें समझ में आनी जरूरी भी नहीं है, कुछ बातें दूसरे दिन तक समझ में आती है। व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार। अरे क्या हो गया, शांत हो जाओ ना। व्यक्तित्व के प्रकार लिखो। पर्सनालिटी के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, मदन सर ने रोज के अनुसार लिखा है कि बुद्धि जन्मजात होती है। हाँ तो रोज कह सकता है ना, वो तो उसका अपना खुद का मत है ना, तो उन्होंने क्या गलत लिखवाया है उसमें? उसमें से कोई गलत नहीं लिखवाया है। जब रोज कह रहा है कि बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है, तो क्या फर्क पड़ता है रोज कह गया? तो वो तो उस एक व्यक्ति के अनुसार है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के अनुसार। मैंने तो आपको बुद्धि को बहुत ढंग से बताया होगा, बुद्धि जन्मजात कैसे होती है और बुद्धि वातावरण से कैसे ग्रहण की जाती है। तो दोनों का प्रभाव पड़ता है, जन्मजात भी होती है और वातावरण से भी होती है। अच्छा, व्यक्तित्व के प्रकार का मतलब अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि पर्सनैलिटी कितने प्रकार की होती है, इस दुनिया में लोग कितने प्रकार के होते हैं, इस दुनिया में लोग कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, यदि एक कोई स्पेशल नियम होता ना, विशिष्ट नियम हो जाता हमारे पास कि भाई व्यक्तित्व क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, स्पेशल नियम होता, तो हम लोग एक ही पढ़ लेते कि व्यक्तित्व इतने प्रकार का होता है। लेकिन नियम है नहीं, इसलिए हम लोग अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पढ़ेंगे। कोई कहेगा कि व्यक्तित्व 2 प्रकार का है, तो कोई कहेगा 3 प्रकार का है, कोई कहेगा 5 प्रकार का, कोई कहेगा 7 प्रकार का है। व्यक्तित्व अलग अलग बताएंगे, इसलिए हम लोग इन्हें व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत भी बोलते हैं, क्योंकि प्रकारों का सिद्धांत ही तो एक प्रकार का। भाई उन्होंने दी तो अपनी थ्योरी ही है ना, अब थ्योरी में उन्होंने बता दिया कि व्यक्तित्व इतने प्रकार का है, तो इन्हें व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत भी कहेंगे तो कोई अर्ज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। तो व्यक्तित्व के हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रकार पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले व्यक्तित्व के जो प्रकार बांटे ना, वो बताए किसने, हिप्पोक्रेटस ने। किसने बताए, हिप्पोक्रेटस ने। देखिए ध्यान से देखिए, हिप्पोक्रेटस कौन है, कभी नाम सुना आपने? कौन है? दार्शनिक, बहुत महान दार्शनिक है। और कहां का है? यूनान का, है ना। कब का है? 400 ईसा पूर्व का है। कब का है? 400 ईसा पूर्व का। दार्शनिक नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। इसलिए आधुनिक चिकित्सा जो है ना, आज की चिकित्सा, आज की चिकित्सा 400 साल पहले करता था ये। आज जैसे ऑपरेशन कर रहे हैं ना, वैसा ऑपरेशन पहले करता था। इसका मतलब है इसको हम लोग आधुनिक चिकित्सा का जनक मानते हैं। यही मानते हैं। आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? अब तो आ रही है ना? हाँ चलो। हिप्पोक्रेटस ने यूनान में, यूनान का निवासी है। कब की बात है ये? 400 ईसा पूर्व। 400 ईसा पूर्व में इसने, चूंकि ऑपरेशन करता था, डॉक्टर था बड़ा, इसलिए इसने लोगों के, डॉक्टर ने जो लोगों के ऑपरेशन किए ना, उस ऑपरेशन में इसने ये पता लगाया कि व्यक्ति में, शरीर में एक तरल होता है। तरल तो होता ही है ना अपने, आपको पता है शरीर में कितना % लिक्विड होता है हमारे। अच्छा, उस लिक्विड की जांच की इसने। तो लिक्विड की जांच की, हर व्यक्ति के लिक्विड की जांच करता था कि उस लिक्विड में कितना % कौन से पदार्थ है। अलग अलग होते हैं ना, जैसे कोलेरिक होता है, मेलेनो कोलेरिक होता है, जैसे मान लो उसमें ब्लड होता है, या फिर उसमें श्लेष्मा होता है। कौन कौन सा उसमें तरल पाया जाता है। तो तरल तो सारे ही होते हैं सभी में, लेकिन किस में कौन सा तरल सर्वाधिक होता है, उसके आधार पर इसने व्यक्तित्व का वर्गीकरण करना शुरू किया। तो इसको पता लगा कि पूरी दुनिया में केवल 4 ही प्रकार के लोग होते हैं। कितने होते हैं? 4। किसके आधार पर? अपने शरीर में
बहने वाले तरल की प्रधानता के आधार पर, कौन से तरल की प्रधानता है, वही तो बात है ना। तरल की प्रधानता के आधार पर व्यक्तित्व कितने प्रकार का बताया इसने, 4 प्रकार का बताया। इतना महान आदमी था कि उस टाइम का सबसे बड़ा डॉक्टर हुआ, इसलिए आज जो डॉक्टर शपथ लेता है ना, वो शपथ भी इसी ने लिख कर दी है। इसलिए उस डॉक्टर की शपथ को हिपोक्रेटिस ओथ बोलते हैं। हिपोक्रेटिस ये ओथ, इसका मतलब हिपोक्रेटिस ने एक शपथ लिख के दी है। तो डॉक्टर जब भी शपथ ले रहा हो ना इस प्रकार से हाथ करके, तो वो शब्द बोलता है जो किसने लिख के दिया है, हिपोक्रेटिस। तो इस व्यक्ति ने व्यक्तित्व कितने प्रकार का बताया, 4 प्रकार का बताया। अब वो कौन कौन सा है पहले इसको लिख लो, फिर हम लिखते हैं। लिखो, सबसे पहले तो किसके अनुसार लिखना है, हिपोक्रेटस, व्यक्ति का नाम लिख लो, हिपोक्रेटस। देखो सोन क्या लिख रहा है, सोन कह रहा है कि सर मैंने सीटेट का पेपर दिया, सारे के सारे क्वेश्चन साइकोलॉजी के सही हो गए, पूरी पढ़ रखी थी, पहले पढ़ रखी थी तो पूरे सही हो गए। बहुत बढ़िया भाई सोन। यदि कुछ नहीं भी हुआ एक आध तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी दुनिया के बस पूरे थोड़ी हो गए होंगे, बाकी लोगों से ज्यादा हो ही जाएंगे। पढ़ लेंगे तो, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर आएंगे तो सारे इसी में से, लेकिन अपने को आएंगे नहीं आएंगे ये पता नहीं है अपने को। आएंगे तो इसी में से, अब वहां बैठ के अपने को आए कि नहीं आए हैं। लिखो, लिखो, यूनानी दार्शनिक हिपोक्रेटस ने, यूनानी दार्शनिक हिपोक्रेटस ने 400 ईसा पूर्व, यूनानी दार्शनिक हिपोक्रेटस ने 400 ईसा पूर्व में शरीर में बहने वाले तरल की प्रधानता के आधार पर शरीर में बहने वाले तरल की प्रधानता के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं, बहुत शांति से सुनेंगे आप, है ना। देखो, एक प्रकार बताया जिसका इसने नाम लिया है सेंगेवाइन। क्या नाम है, सेंगेवाइन। एक इसने नाम बताया जिसका नाम लिया है प्लेगमेटिक। क्या नाम है, केवल देखना है ना, प्लेगमेटिक। एक इसने नाम दिया जो है कोलेरिक। एक इसने नाम बताया जिसका नाम है मेलेनो कोलेरिक। क्या नाम है, मेलेनो कोलेरिक। एक तो है सेंगेवाइन, एक है प्लेगमेटिक, एक है कोलेरिक, एक है मेलेनो कोलेरिक। हो गया, यदि लिख लिया हो थोड़ा इधर देखें। ये अपने आप में इंग्लिश के नाम है, ठीक है ना, इसलिए हिंदी याद ही नहीं करनी है, ये इंग्लिश ही अपने आप में। सेंगेवाइन वह व्यक्ति होगा जिसके शरीर में किसकी प्रधानता होगी, रक्त की प्रधानता होगी, मतलब ब्लड ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा, ब्लड, रक्त। प्लेगमेटिक वह होगा जिसके शरीर में कफ की प्रधानता होगी। किसकी होगी, कफ, या कफ को क्या बोलते हैं, श्लेष्मा। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, प्लेग। क्या बोलते हैं, प्लेग। अच्छा, कफ या श्लेष्मा की प्रधानता होगी। तीसरा कोलेरिक वह होगा जिसके शरीर में पित्त की प्रधानता होगी, लेकिन पित्त भी कैसा होगा, पीला होगा, पीला पित्त। इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे,
येलो बाइल। और एक व्यक्ति वह होगा जिसमें काले पित्त की प्रधानता होगी। काला पित्त मतलब होता है ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल, देखिएगा ध्यान से। शरीर में बहने वाले तरल के आधार पर 4 प्रकार बता दिए इसने, और 4 प्रकारों में ये कहा कि ऐसा तरल जिस तरल में सर्वाधिक रूप से क्या हो, ब्लड हो, रक्त हो, वो तो व्यक्तित्व कौन सा होगा, सेंगेबाइन, नाम दे दिया इसने। फिर ये कहा कि कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके शरीर में तरल बहता है, उसमें सर्वाधिक जो प्रधानता होती है ना, वो किसकी होती है, कफ या श्लेष्मा की होती है। वो जो कफ होता है ना, वो व्यक्तित्व क्या कहलाएगा, प्लेग्मेटिक कहलाएगा। और ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें प्रधानता पीले पित्त की हो, पित्त की भी हो, और उसमें कौन सा हो, वो पीले कलर का हो, मतलब येलो बाइल हो, और येलो बाइल वाला क्या कहलाएगा, कोलेरिक। और या फिर ऐसा जिसको काला पित्त हो, जो ब्लैक बाइल टाइप का हो, वो क्या कहलाएगा, मेलेनोकोलेरिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेलेनोकोलेरिक कहलाएगा। इसके आधार पर इसने इनके लक्षण बताए। क्या बताए, लक्षण बताए कि व्यक्ति किस प्रकार का होगा। तो देखिए, जिसके शरीर में सेंगेबाइन यानी ब्लड की प्रधानता होगी, वो व्यक्ति होगा उत्साही प्रकार का। किस प्रकार का होगा, उत्साही। उत्साही प्रकार को हम लोग कह सकते हैं आशावादी। क्या कह सकते हैं, आशावादी। उत्साही कैसा होता है, आशावादी होता है। ये स्फूर्त होता है। कैसा होता है, स्फूर्त। स्फूर्त का मतलब होता है एक्टिव। कैसा होता है, एक्टिव। अच्छा, जिस व्यक्ति के पास बहुत सारी उम्मीद हो, क्या हो, उम्मीद। कहते हैं ना, उम्मीदों पर दुनिया कायम है, लेकिन वो सभी के लिए लागू नहीं होता है। वो केवल उन्हीं के लिए लागू होता है जो जिनके शरीर में प्रधानता किसकी हो, रक्त की, ब्लड की हो, उनके लिए वो लागू होता है। जिसके पास बहुत ज्यादा उम्मीद हो, उत्साही, उत्साह होता है, उसके लिए रोजाना हर सुबह एक नई किरण, एक नई ऊर्जा का संचार करती है उसमें। और रोजाना वो व्यक्ति कुछ न कुछ नया करने के लिए अग्रसर रहता है, हमेशा वो एक्टिव रहता है। इतनी उम्मीद होती है उसके पास, इतनी उम्मीद होती है कि एक एग्जाम में फेल हो गया तो उसको लगता है कोई नहीं, आज ही दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी में लग जाना है, दूसरे में फेल हो गया तो कोई नहीं, तीसरे में लग जाना है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है। अरे मैं बताऊं, यदि आप क्रिकेट में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते हो, यदि आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए ना, आखिरी बॉल पे 30 रन चाहिए और एक बॉल बची हो, तो भी उस व्यक्ति के पास उम्मीद होती है। वो कहता है कि अभी 5 नो बॉल आ जाएगी। उसके पास क्या रहती है, उम्मीद रहती है। उसको लगता है कि यार अब 5 नो बॉल आ सकती है, आने की संभावना है, ये नो बॉल हो गई, ये नो बॉल हो गई। उसके पास इतनी उम्मीद होती है कि वो कभी भी हारता नहीं है, कभी भी हारने का मतलब केवल हार ही नहीं है, हारने का मतलब है अपने मन से कभी नहीं हारता है। वो बहुत उम्मीद वाला व्यक्ति होता है जिसके शरीर में ब्लड अधिक होता है। और इसके ठीक विपरीत होता है मेलेनोकोलेरिक। इसके ठीक विपरीत कौन होता है, मेलेनोकोलेरिक। ये व्यक्ति होता है ना, ये व्यक्ति विषादी प्रकार का होता है। क्या होता है, विषादी। इस व्यक्ति में निराशा होती है। तो ये कैसा हो जाएगा, निराशावादी। और शुद्ध रूप से आलसी होता है। शुद्ध रूप से क्या होता है, आलसी, लिचड़ प्रकार का व्यक्ति होता है। इसके पास उम्मीद होती नहीं है, इसके पास उम्मीद खत्म हो जाती है इसके पास बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है। ये फॉर्म भी भरता है ना एग्जाम का, तो फॉर्म भरते वक्त भी ये सोचता है कि मैं फॉर्म तो भर रहा हूं, लेकिन ये 30 लाख फॉर्म भरेंगे, मेरा सिलेक्शन कहाँ है, पता नहीं पढ़ने वाले कितने कितने हैं। फिर उसके बाद ये कह देगा, अब उसके पास बहाने बचते हैं, तो पेपर तो लीक हो जाएगा, आधे तो ऐसे ही बिक जाएंगे, आधा ये हो जाएगा, आधा वो हो जाएगा, ऐसे करके। ऐसे जो निराशावादी प्रकार के लोग हैं वो सब जगह मिलते हैं आपको। यदि आप अपने घर से भी रवाना हुए होंगे या कभी बात की होगी कि मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं, तो उसमें आपको कई प्रकार के लोग मिले होंगे। एक व्यक्ति ऐसा भी मिला होगा जिसने कहा क्या फायदा है पढ़कर, कोचिंग में क्या लेना देना है। इसने ये भी बताया होगा क्या फायदा है, मैं पढ़ लिया। मतलब वो खुद पढ़ा लिखा होता है कि मैं पढ़ लिया, वो इतना पढ़ा था, क्या हो गया, सिलेक्शन तो होना नहीं है, पेपर बिकने हैं। ये किस प्रकार के लोग हैं, निराशावाद। अरे यदि सामने वाली टीम 100 रन पर ऑल आउट हो जाती है 50 ओवर में, कितने रन पर, 100 रन पर, और वहां पर एक आशावादी और एक निराशावादी दोनों होते हैं। जब इंडिया की टीम खेलने आती है ना, तो आशावादी व्यक्ति तो ये कहता है कि मुझे लगता है 10 ओवर ही लगेंगे इनको, 50 जरूरत ही नहीं है, 10 ओवर में निश्चित रूप से रन बना लेंगे, विकेट होगा ही नहीं इनका। और निराशावादी बेटा होगा ना, वो कहेगा अभी देखना तुम इंडिया वालों को तुम जानते नहीं हो, अभी आउट होने लगेंगे ना एक के बाद एक,
शोरन नहीं बनेंगे आज इनसे। मतलब निराशावादी इस प्रकार, इस हद तक निराश होता है, और ये व्यक्ति कैसा होता है, वो ऊपर वाला व्यक्ति आशावादी होता है। तो दोनों में अंतर आया कि नहीं है? अपने को तो ये ध्यान रखना है कि जिसमें ब्लैक बाइल होता है वो किस टाइप का होता है, निराशावादी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में प्लेगमेटिक। अच्छा, प्लेगमेटिक जो व्यक्ति होता है ना, ये विरक्त व्यक्तित्व होता है। कैसा होता है? विरक्त व्यक्तित्व, मतलब ये भाव शून्य वाला व्यक्ति होता है। इसमें एक गुण कौन सा पाया जाता है? भाव शून्यता। भाव शून्यता मतलब होता है फीलिंग लेस। आ रही है क्या आपको? फीलिंग नहीं, नींद की कह रहा हूं मैं तो। है? नहीं आ रही है? किसी किसी को धीरे धीरे से आ रही है, धीरे धीरे से। हैं? किस किस को आ रही है? आ रही है ना? गिर जाएगा तार से। हाँ, देखो तो। अच्छा, आपने देवदास जानते हैं? देवदास को जानते हैं ना? किस प्रकार का होता है? फीलिंग लेस होता है ना, कोई फीलिंग नहीं। अरे क्लास में ऐसे स्टूडेंट, मैं यदि कोई अच्छी बात कहता हूं ना, हंसने वाली बात कहता हूं ना, उस बात पर भी नहीं हंसते हैं। और यदि मैं कोई बुरी बात कहता हूं ना, उस बात का भी कोई उनको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। चुपचाप शांति से जैसे आए वैसे बैठे हैं देवदास की तरह। फीलिंग लेस होते हैं। कैसे होते हैं? फीलिंग लेस। उस व्यक्ति को कितना भी कुछ कह दिया जाए, ज्यादा खुशी हो तो उसको कोई खुशी नहीं होती है, और गम भी उसे नहीं होता। वो अपनी एक स्टेज से चलता रहता है। विरक्त प्रकार का होता है। कैसा होता है? विरक्त। योगी तपस्वी जिस प्रकार के होते हैं ना, उस प्रकार का व्यक्ति होता है, और अपने आराम से अपनी मस्ती में मस्त रहता है, ज्यादा कोई लोड लेता नहीं। कोई बड़ी बात हो जाती है ना तो भी वो चिंता नहीं करता है, छोटी बात हो जाती है तो भी वो चिंता नहीं करता, वो अपने मस्ती में ही मस्त रहता है। ऐसे विरक्त प्रकार के, भाव शून्य प्रकार के कई सारे लोग होते हैं, जिनको ना कोई दोस्ती पसंद होती है, अपने आराम से, ना दुश्मनी, अपने आराम से मस्ती से बैठे रहेंगे, लोड भी नहीं लेंगे। घर में शादी विवाह का प्रोग्राम है ना, तो भी लोड नहीं लेते, आराम से 9 बजे उठते हैं मस्ती से, और कितने ही मेहमान आए हुए हैं आ जाएंगे, मिल लेंगे, बीच में मिलेंगे तो नहीं तो कोई नहीं, खाना वाना खा लेंगे और अपने मस्त रहेंगे। वो फीलिंग लेस होते हैं, उनको वो फीलिंग नहीं होती है। इसका मतलब है भाव शून्य, या किस प्रकार के होते हैं? विरक्त प्रकार के। जान रहे हो ना आप अपने आप में से कितने कितने व्यक्तित्व आ गए हैं आपके पास? कौन उत्साही है? आशावादी है ना। कौन ये नीचे वाले हैं? निराशावादी। कोई नहीं है? नहीं है? हाँ, ऊपर वाले में, नीचे वाले में, विरक्त में, भाव सुनने में, ऊपर वाले में ही है सब के सब है, फीलिंग लेस। अच्छा, एक पीछे से हाथ खड़ा कर रहा है कि सर मैं निराशावादी प्रकार का हूं, आलसी प्रकार का हूं, लीचड़ प्रकार का हूं। देखो, है जैसे है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। व्यक्तित्व हमने नहीं बनाया है, ये तो व्यक्तित्व बना रहा है। ये तो कह रहा है ब्लड में जिस प्रकार की, तरल में जिस प्रकार की प्रधानता है ना, वही होता है। और तीसरा जो होता है ना, तीसरा ये किस प्रकार का होता है? ये कोलेरिक जो होता है ना, ये गुस्सेल होता है। कैसा होता है? गुस्सेल। गुस्सेल मतलब समझते हैं क्या? कैसे स्वभाव वाला? चिड़चिड़े स्वभाव वाला। कैसा होता है? चिड़चिड़े स्वभाव। चिड़चिड़े स्वभाव वाला गुस्सेल होता है। आपने देखा ना, दुनिया में ऐसे बहुत सारे होते हैं, पता नहीं लगता है। अच्छा, ये जो भाव, ये जो चिड़चिड़ा स्वभाव वाला नहीं, तुनुक मिजाजी होता है। कैसा होता है? तुनुक मिजाजी। अरे तुनुक मिजाजी का मतलब ये होता है कि ऐसे आपके आसपास में दोस्त पाए जाते होंगे जिनके साथ आप मजाक वजाक करते हैं, उनके साथ मजाक कर रहे होते हैं ना, तो ये आज जिस बात पर बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं ना, और पता नहीं होता है बातों ही बातों में कौन सी बात पर रूठ जाएंगे। नाराज होते हैं ना, बातों ही बातों में कौन सी बात पर रूठ जाएंगे, पता ही नहीं। कल जिस बात पर बहुत तेज गति से हंस रहे थे ना, आज उसी बात को लेके बैठ जाएंगे, बताएंगे और नहीं। उनका मिजाज जो होता है ना, वो बदलता रहता है। तुनुक मिजाजी होते हैं। तुनुक मिजाजी मतलब बहुत जल्दी से उनका मिजाज बदल, तुरंत प्रकार से रूठ जाएंगे। अच्छा, ऐसे रूठे हुए लोगों को कोई मनाता भी नहीं है, तो ये अपने आप से थोड़ी देर में अपने आप ही मान जाएंगे। और अपने आप ही मान जाएंगे, अपने आप ही हंसते खिलखिलाने लग जाएंगे आपके साथ, और फिर उस हंसी खिलखिली में आपको से कुछ ना कुछ तो कहा जाएगा, क्योंकि इतनी देर झेले ना उस व्यक्ति को, तो कुछ ना कुछ कहा जाएगा, तुरंत वापस रूठ जाएंगे। ये तुनुक में गुस्सा तो इनके नाक पर होता है। गुस्सा तो नाक पर होता है। जब खाना बना के घर वाले सामने थाली रखेंगे, उसमें नमक कम है ना,
तो ये नहीं कहेंगे नमक लेके आओ, वो थाली यक गई। तुनुक मिजाजी ऐसे होते हैं जिनके क्या यहां सेट हो रहा है कि मामला? कोई बात नहीं, देखो होना चाहिए गुस्सा, ऐसे जरूरी नहीं है। देखो मुझे भी लगता है कई बार कि मैं कोलरिक टाइप से थोड़ा ज्यादा मैच खाता हूं, ऐसा मुझे भी लगता है कि मैं कोलरिक टाइप से ज्यादा मैच खा रहा हूं कई बार, क्योंकि तुनुक मिजाजी। लेकिन यार इतना मिजाज तो नहीं बदलता है, लेकिन फिर भी चिड़चिड़े गुस्सा तो आता है। आप इस क्लास के ही हो क्या? फिर बैठ जाओ, बेटा लो, छोटी सी बच्ची है। ये देखो इधर बिठाएंगे। अच्छा वह आप जाएंगे क्या? नहीं, हो कोई कोई नहीं, कोई नहीं, वो मैं नहीं कहता हूँ, कहीं भी बैठ जाइए आप आराम से। मैं तो कहता ही नहीं हूँ, क्योंकि पता नहीं है कौन सा किस प्रकार का निकल जाए। हैं? कोई तो आशावादी है, उसको तो कहें तो भी थोड़ा ठीक रहेंगे यार, कहा है किसी को। ऐसा होता ना, कई अक्सर अपने पास ऐसा होता है, ये व्यक्ति का स्वभाव होता है, ये व्यक्ति का स्वभाव। जैसे हम कहीं सफर करते हैं ना, आपको पता है, तो सफर करते हैं तो हम लोग जाते हैं, तो पहले ही जैसे मान लो बस में 15 मिनट का टाइम है, तो बस खाली पड़ी है, तो हम लोग बस में जाके बैठ जाएंगे। बैठेंगे कहाँ? जो 3 की सीट होगी ना, उस पर इधर ही इधर बैठते हैं ना। फिर उसके बाद ईयरफोन लगा लेंगे या फिर कहीं दूसरी जगह ध्यान दे देंगे। आपको पता तो पूरा कौन सी सवारी चढ़ रही है, क्योंकि सब जैसे ही बस में सवारी चढ़ती है आपका दिल धक धक करने लग जाता है, आपको लगता है कोई ना कोई हमारी सीट पर आके बैठेगा। अब जैसे 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 वो सवारी पास जाती है, आप ऐसा बिहेवियर करते हैं कि उससे से आपको तो पता ही नहीं कि आप आ रहे हैं क्या, ध्यान ही नहीं देते। तो बेचारा सवारी वाला ही सोचता है ये अपने ध्यान में ही है, वो आगे जाके बैठ जाता है। लेकिन जब अंत में कोई जगह नहीं होती है, तो फिर वो आके फिर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसलिए उस सीट को बचा के रखते हैं कि क्या पता कोई ढंग की सवारी आ जाए। ये मानव स्वभाव होता है। फिर जब अंत में कोई इलाज नहीं होता है, तो वो अगला आके कहता है ना कि हेलो, कहते हाँ, बोले उधर, तो फिर अपने घुटनों को यूं करते हैं, उधर आ जा। मतलब ये अपनी मानव की प्रवृत्ति होती है, ऐसा मिजाज पाया जाता है हर जगह। हैं? आपने? हाँ तो मैं ऐसे ही करता हूं तो यार। नहीं तो मुझे सफर काटना नहीं है क्या? काटना है ना। हाँ तो सवारी ढंग की होगी तो सफर ढंग से कटेगा, बस। मुझे मानव नहीं समझ रहेगा, मैं इन चारों में से किसी एक में तो हुई, है ना। चलिए, मम्मी थाली के साथ ही फेंक देगी, वो तो मैं मानता हूं, ऐसी मम्मी तो सबके ही हो, तुम सुधर के रहो। समझ गए ना मेरी बात को? कोई भी प्रकार का सवाल आएगा हल कर दोगे ना इसमें से, चाहे बोले इधर से सवाल पूछे, बीच में से पूछे, चाहे लास्ट में से पूछे। लिख लो, छाप लो, ऐसे कैसे। हंस ले, दूसरों को हंसने वालों हैं फ्रेंड ही है ना, फिर तो कोई बात नहीं। समस्या मुझे होती है, क्योंकि हमेशा गलती बड़े वान की होती है। यदि लड़ाई तुमने की ना, तो दोषी मैं माना जाऊंगा। तो आज मॉर्निंग से ही चल रहा है क्या आपका बैच? रोजे नहीं? क्या पढ़ते हैं सुबह? 7 बजे से खाना वाना लेकर आते हो आप, है ना? कर बीच में चले जाते हैं। यहां लाने का देखो आनंद ही अलग है। नहीं, अपने तो खाने की कोई नहीं है, अपना तो खाना थोड़ी अपना ठूसना है, कैसे भी ठूस लो। लिख लो लिख लो, चुपचाप ही लिख लो।
बंद करो तो कोट पहना है ना यार। हर मनोवैज्ञानिक अपने अपने अनुसार बताएगा, आप अपना अपना खुद का वर्गीकरण करते जाइएगा। हर प्रकार में आप लोग हर सिद्धांत में कहां रखे जाएंगे ये देखते जाइएगा। मैं 3 नंबर पे हूं। मैं 2 नंबर पे हूं। नहीं यार, इतने बुरे दिन तो नहीं देखे मैंने। हाँ 3 हो सकता है, 2 में तो नहीं हूं। हैं? नहीं यार, गुस्सा तो मुझे आता है आप पर। कुछ कुछ लक्षण मेरे में ये भी है, ब्लैक बाइल वाले भी, कुछ ब्लड वाले भी है। इन्होंने सीधी सीधी नहीं, मिक्स करते नहीं इनको तो ठीक रहता। मिक्स करके लिखवा देते। सर मैं तो 1st नंबर वाले में हूँ, बहुत बढ़िया है। अरे बिना आवाज के लिख लिया। है क्रम नहीं है, क्रम इनका कुछ भी नहीं, लेकिन ये चीजें तो इनके साथ अपने आप में मिली रहेगी है ना। क्रम नहीं कि भाई क्रम से बताएं, इन्होंने कहा 4 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, और प्रकार जहां होते हैं वहां क्रम की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगला लिखो क्रेसमर के अनुसार। क्रेसमर, या कई बार इसको क्रेचमर भी बोल देते हैं ना, सैकोचे बोलते हैं तो। क्रेसमर के अनुसार, के अनुसार क्रेसमर के अनुसार कितने बताए क्रेसमर ने? तो आगे डेस लगा के लिख लेना 4 प्रकार। बता सकते हैं कौन कौन से बताए? कौन सा? एक तो इसने बताया, लिखना नहीं है ना, पिकनिक। एक इसने बताया एथलेटिक, और एक इसने बताया एस्थेनिक। क्या बताया? एस्थेनिक। इस एस्थेनिक को कई बार बोलते हैं लेप्टोसोमेटिक। क्या हो जाएगा? लेप्टोसोमेटिक। एक इसने बताया है डाइप्लेस्टिक। डाइप्लेस्टिक, ठीक है। एक तो कौन सा बताया? पिकनिक।
एक कौन सा बताया? एथलेटिक। एक कौन सा बताया? एक कौन सा बताया? लेप्टोसोमेटिक। इस एस्थेनिक को क्या बोलते हैं? लेप्टोसोमेटिक। और एक हो गया डायप्लेस्टिक। अब समझाता हूं मैं ना, ध्यान से समझना, अपने आप पे ध्यान भी देना है कि मैं किस प्रकार का हूं क्रेसमर के अनुसार। क्रेसमर ने कहा कि पिकनिक कौन होता है? क्रेसमर ने कहा पिकनिक कौन होता है? उसने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसकी मैं विशेषताएं बता रहा हूं, जिसका कद छोटा, कद छोटा, शरीर मोटा, कद छोटा, शरीर मोटा, कद छोटा, शरीर मोटा, अधिक चर्बी वाला, अधिक चर्बी वाला, सामाजिक, कैसा होता है? सामाजिक, उदारवादी, सामाजिक होगा, उदारवादी होगा, क्रोध नहीं आएगा, खाने पीने का शौकीन, पार्टियों का क्या होगा? शौकीन, क्रोध तो नहीं आएगा। देखो कितनी बातें बताई मैंने। कद छोटा समझ पा रहे हैं? कद छोटा होगा, शरीर मोटा, तो बताओ आदमी गोल मटोल होगा कि नहीं होगा? गोल मटोल होगा। इसलिए इसको दूसरा नाम कह सकते हैं गोलकाय। क्या बोल सकते हैं? गोलकाय। अरे अपने अपनी भाषा में लिखे ना, सीधा सीधा गोलाकार। हाँ, अच्छा बताओ, इसको हम लोग गोलाकार मान सकते हैं ना? कोई डाउट है क्या? कद छोटा है, शरीर मोटा है, चर्बी ज्यादा होती है, गुस्सा नहीं, सामाजिक नहीं होता है। एक तो सॉरी, सामाजिक होता है पूर्ण रूप से। समाज के कार्यक्रमों में तो आपको आगे मिलेगा, चाहे भद्दा लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे चप्पल पहन रखी है लोड नहीं है इसको, चाहे भले उसकी टी शर्ट है ना वो यहां तक आ रखी है भले ही, लेकिन वो मिल जाएगा आपको यूं। और आराम से घूमता रहेगा, सामाजिक होगा, सबसे बातचीत करता रहेगा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, कोई भी है, सबको, उसके कोई किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं है उसमें। अच्छा, उदारवादी होता है। उदारवादी का मतलब समझते हैं? उदारवादी का मतलब होता है, जैसे मान लो सामने या कोचिंग के सामने आया, मोटरसाइकिल लेके नया रोकी, किसी ने पूछा कि यार भाई वो यूको बैंक का है, तो यूको बैंक का है, तो उसने कहा यार यूको बैंक तो यहाँ जाके, यहाँ से 1 किलोमीटर ही तो है। उसने कहा यार भाई किधर से जाऊं, इधर से जाऊं? बोले कोई नहीं यार, टाइम देखता हूँ 2 तो बज रहे, क्लास तो शुरू होने, बैठ तू मोटरसाइकिल पर बैठ, मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। अपने काम को बंद कर देगा, लेकिन दूसरे के लिए क्या करेगा? उदार, उपकार करेगा। क्या करेगा? उपकार। क्रोध नहीं आएगा, आगे आराम से चल रहा है, चलते चलते पीछे ने किसी थप्पड़ मारी, घूम के कहेगा अरे कौन है रे, क्या हो गया रे कहा क्यों मार रहा है? क्रोध नहीं आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? क्रेसमर कह रहा है। कौन कह रहा है? क्रेसमर। इसका मतलब ये जो गोल मटोल है, इसका एक और इंग्लिश में इसका नाम होता है साइक्लोइड। क्या होता है? अरे साइकिल बनता है कि नहीं बनता है? साइक्लोइड। इसका एक सर्किल, मतलब गोलाकार है तो क्या बन गए? साइकिल की तरह होगा। एक होता है एथलेटिक। एथलेटिक जो होता है ना, वो होता है मजबूत अस्थिपंजर। क्या होता है? मजबूत अस्थिपंजर, सशक्त मांसपेशियां, सशक्त मांसपेशियां, खिलाड़ी प्रवृत्ति का। कैसा होता है? खिलाड़ी प्रवृत्ति का होता है। क्रोध पर नियंत्रण होता है। क्रोध आता तो है, लेकिन उस पर क्या होता है? नियंत्रण। इसको किसी वजह से गुस्सा आया है ना, तो ये कहेगा कि देख
आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, ढंग से समझ जाना, अब की बार नहीं छोड़ूंगा। मतलब इसका क्या है, कंट्रोल है, उस पर नियंत्रण है। अच्छा मुझे बताओ, इस प्रकार के व्यक्ति को मैं आयताकार बोल सकता हूं ना? आयताकार बिल्कुल सिक्स पैक वाला होता है, ये खिलाड़ी प्रवृत्ति का होता है, स्फूर्त होता है, चंचल होता है, समझ पा रहे? फिर एक होता है एस्थेनिक या लेप्टोसोमेटिक। अच्छा एस्थेनिक या लेप्टोसोमेटिक प्रकार के जो लोग होते हैं ना, वो होता है दुबला पतला, दुबला पतला, अविकसित मांसपेशियां, मांसपेशियां पूर्ण से विकसित नहीं हुई है। ऐसे मार्केट में आपको कुछ कुछ घूमते मिल जाएंगे, बहुत सारे होते हैं। अच्छा ये मार्केट में आप देखोगे ना, बिल्कुल दुबला पतला रहेगा और बिल्कुल टेंट में पेंट रहेगा पूरा, और फिर यूं करके नहीं यार, ये जो व्यक्ति होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? ये एस्थेनिक प्रकार के होते हैं, लेप्टोसोमेटिक प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? नहीं नहीं, ऐसे ही तो होते हैं ना, वो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो बाकी देखो उदारवादी होंगे ना, वो तो अपने मस्ती में चलेंगे, जगह देंगे कि नहीं देंगे उनको कोई भरोसा नहीं है। और एथलेटिक वाले होंगे ना, वो अपने तरीके से चलेंगे। और लेप्टोसोमेटिक प्रकार वाले होंगे ना, वो फिर यूं करके यूं 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 लगता है ना कि मार्केट में कि ये खुद पहले गिर जाएंगे, एक पेंट पहले गिर जाएगी, वही लोग होते हैं। ये चलते हुए इनकी दिक्कत रहती है, क्योंकि बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक फ्लैट। अरे ये मुझे बताओ, ये लोग लंबाकार प्रकार के नहीं होंगे क्या? होते हैं ना। अच्छा गुस्सा अत्यधिक, या नाक पर बैठा होता है गुस्सा, अत्यधिक गुस्सा, मतलब हद से ज्यादा, किसी बात पे कब गुस्सा आ जाए कोई पता नहीं। चाहे अगले भले सामने कोई भी है, 2 आदमी है 5 आदमी, अगला भले इस प्रकार का है, पिकनिक प्रकार का, लंबा चौड़ा पूरा मोटा पूरा मस्त है, और इसको गुस्सा आएगा तो जाके कहेगा ले मैं रुक मैं बताता हूँ ले, अरे मतलब जाके कंठ पकड़ लेगा उसके। अब इसको पता नहीं कि ये एक थप्पड़ रख देगा तो क्या होगा, लेकिन कंट्रोल नहीं है, क्रोध पर कंट्रोल नहीं है इसको। ये 3 प्रकार के लोग मार्केट में ऐसे घूमते मिल जाएंगे आपको। फिर क्रेसमर ने कहा कि एक प्रकार और होता है जिसमें इन तीनों के लक्षण पाए जाते हैं, इन तीनों के लक्षण पाए जाते हैं। ये इसने बता दिया कि ये इसका क्या होता है, मिश्रण होता है, इन तीनों का मिश्रण होता है। लिखो तो क्रेसमर बता के गया है, ऐसे नहीं मैं लिखवाऊंगा। क्रेसमर के अनुसार 4 प्रकार लिख लिया आपने। नंबर 1 लिखो, है सुडोल काय। सुडोल काय तो हो गया ना अपने आप में, बहुत अच्छा सुडोल होता है इसका यार, अष्टपुष्ट बॉडी का होता है। हाँ लिखो, नंबर 1 लिखो पिकनिक। नंबर 1 लिखो पिकनिक, इसमें लिखो, विशेष नहीं लिखनी है, डेस लगा गया ना, कोमा लगा के लिखते जाना। कद छोटा, कद छोटा, शरीर मोटा, कद छोटा शरीर मोटा, अधिक चर्बी वाला, अधिक चर्बी वाला, कद छोटा शरीर मोटा अधिक चर्बी वाला, ये कह रही कि सर बस करो, अब लाइब्रेरी में ऐसी कंट्रोल नहीं हो रही है। देखो कंट्रोल करना किसका गुण होता है, एथलेटिक प्रकार का होता है। अनकंट्रोल कौन होता है, एस्थेनिक प्रकार का होता है। अच्छा इसे एक बात तो जाहिर होती है कि भाव शून्यता तो नहीं है आप में, है ना। यदि हंसी नहीं आ रही तो इसका मतलब है विरक्त, देवदास। लिखो, कद छोटा शरीर मोटा अधिक चर्बी वाला, सामाजिक, सामाजिक, उदारवादी, उदारवादी, खाने पीने का शौकीन, कुछ भी दे दे, कुरकुरे लाया तो वो दे दे, बिस्किट लाया तो वो खिला दे, सेव लाया तो वो खिला दे, कुछ भी पड़ा है, ज्यादा कुछ भी नहीं, अनाज पड़ा होगा तेरे पास मोटा वो भी खिला दे, दाल पड़ी है उसको भी फाक लेगा। खाने पीने का शौकीन,
खाने पीने का शौकीन। क्रोध, क्रोध नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है। हो गया। नंबर 2 लिखो। अच्छा ये लिखना है ना, हाँ लिख लो। इसे गोलाकार एवं साइक्लोइड के नाम से भी जाना जाता है। इसे गोलाकार, गोलाकार को गोलकाय लिखे तो भी एक ही बात है। साइक्लोइड के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, साइक्लोइड के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 लिखो। नंबर 2 लिखो, एथलेटिक। एथलेटिक, एथलेटिक में लिखो लिखो सशक्त। सशक्त, सशक्त मतलब मजबूत होता है ना, सशक्त अस्थि पंजर। सशक्त अस्थि पंजर, अस्थि पंजर मतलब हड्डियों का ढांचा। सशक्त अस्थि पंजर, मजबूत मांसपेशियां। सशक्त अस्थि पंजर, मजबूत मांसपेशियां। खिलाड़ी प्रवृत्ति, खिलाड़ी प्रवृत्ति। ऊर्जावान, ऊर्जावान। क्रोध पर नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध पर नियंत्रण। अच्छा इसको और किस नाम से जानते हैं? आयताकार, या इसे सुडोलकाय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुडोलकाय। मतलब इसका डोल थोड़ा शुद्रा हुआ होता है। सुडोलकाय। सुडोलकाय भी कहते हैं। तीसरा कौन सा हो जाएगा? एस्थेनिक। तीसरा लिखो एस्थेनिक। एस्थेनिक में लिखो लिखो दुबला पतला, दुबला पतला, दुबला पतला, चिड़चिड़े स्वभाव वाला, चिड़चिड़े स्वभाव वाला। दुबला पतला, चिड़चिड़े स्वभाव वाला। अविकसित मांसपेशियां, अविकसित मांसपेशियां। अविकसित मांसपेशियां। अत्यधिक गुस्से वाला, अत्यधिक गुस्से वाला। नेक्स्ट लाइन में लिखो इसे लेप्टोसोमेटिक, इसे लेप्टोसोमेटिक, लंबाकार, लंबाकार को लंबकाय भी बोलते हैं ना, एक ही बात है वो, लंबा शब्द मिल जाएगा।
लंबाकार एवं सिजोइड के नाम से भी जानते हैं। वो साइक्लोइड होगा तो ये होगा सिजोइड, एवं सिजोइड के नाम से भी जानते हैं। अगला लिखो नंबर 4 डाईप्लेस्टिक। नंबर 4 डाईप्लेस्टिक। डाईप्लेस्टिक ये क्या हो जाएगा? लिख लो उपयुक्त तीनों का मिश्रण। उपयुक्त तीनों का मिश्रण। उपयुक्त तीनों का मिश्रण हो गया। बहुत बढ़िया। अगला लिखो शेल्डन के अनुसार। व्यक्ति लिखो शेल्डन। शेल्डन के अनुसार। शेल्डन के अनुसार कितने प्रकार बताएं? 3 प्रकार। शेल्डन के अनुसार। अच्छा कितने प्रकार बताए शेल्डन ने? 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? नंबर 1 लिखो एक्टोमॉर्फिक। कौन सा होता है? एक्टोमॉर्फिक। लिखो नंबर 1 एक्टोमॉर्फिक। नंबर 2 मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक। और नंबर 3 हो जाएगा एंडोमॉर्फिक। अरे एंडो एक्टो उल्टा तो नहीं हो गया है? एक है एंडोक्राइन यानी क्या होता है? एंडोमॉर्फिक यानी क्या होता है? एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक एंटोमॉर्फिक। देख बेटा देख, मुझे लग रहा है उल्टा हो गया। लिख तो देता हूं मैं, उल्टा होगा तो ऐसे हो जाएगा, प्रकार नहीं। एंडोमॉर्फिक है। एंडोमॉर्फिक यानी क्या है आपके बता दो बस। ठीक है तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे कोई बात नहीं। ये जो होता है ना, ये तो होता है लंबकाय। कैसा होता है? लंबकाय। ये होता है ना, ये होता है सुडोलकाय। और ये होता है ना, ये कैसा होता है? गोलकाय, मतलब गोलाकार। समझ गए? अच्छा इसका एक दूसरा नाम और बताया इसने। इसका नाम होता है सेरिब्रोटोनिया। क्या नाम होता है? सेरिब्रोटोनिया। इसका नाम होता है सोमेटोटोनिया। सोमेटोटोनिया। और इसका नाम होता है विसेरोटोनिया। विसेरोटोनिया। कुछ समझ में थोड़ी आया है? नहीं आया तो मैं समझाता हूं। ये होता है एस्थेनिक के समान। किसके समान होता है? एस्थेनिक के समान। सेम विशेषताएं है ना, चेंज नहीं है। ये होता है एथलेटिक के समान। एथलेटिक के समान। और इसकी विशेषताएं होती है पिकनिक के समान। अब समझ में आ गया होगा?
भाई ये किसके समान होता है, ये किसके समान, सिर्फ नाम चेंज कर दिए हैं। उसने तो बताया पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक, इसने बता दिए एक्टोमॉर्फिक, ये एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, एक ही बात है ना, तीनों मैंने सेम लिख दिए हैं। ये एंडोमॉर्फिक आप ऊपर लिख के और एक्टोमॉर्फिक को नीचे लिखोगे तो भी एक ही बात है, ऊपर लिखोगे तो भी एक ही बात है, इसकी विशेषताएं सेम है जो हमने देखी है। अब तक वाले जो तीन पढ़े थे ना, वो तीनों की विशेषताएं, तीनों की जो विशेषताएं ना, वो विशेषताएं इनमें लाके स्थापित कर देनी है। क्योंकि जो एंडोमॉर्फिक होता है ना, वो पिकनिक प्रकार का होगा, और पिकनिक प्रकार को एक नाम और दिया विसेरोटोनिया। और जो मिजोमॉर्फिक होगा ना, वो आपके एथलेटिक प्रकार का होगा, जिसको एक नाम और दिया है सोमेटोटोनिया। और एक एक्टोमॉर्फिक होगा ना, वो आपके एस्थेनिक प्रकार का होगा, और इसको एक नाम क्या दिया है, सेरिब्रेटोनिया। अच्छा, इसमें अच्छा व्यक्तित्व कौन सा होता है, मिजोमॉर्फिक। और सोमेटोटोनिया वाला व्यक्तित्व अच्छा होता है ना, इसलिए इस सिद्धांत को सोमेटोटाइप सिद्धांत कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोमेटोटाइप सिद्धांत। लिख लो एक बार तो, ऐसे कैसे लिख लो। आपने यदि नहीं लिखा है ना, तो आप चाहो तो भले नीचे वाले को ऊपर ले जा सकते हो, ताकि उसके समान ही रह जाएगा, क्रम भी चेंज नहीं होगा। और लिख लिया तो ऐसे भी लिख लेना, याद करने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। क्या है, विशेरो, विशेरोटोनिया। ये वह की जगह भय भट्टी वाला मिले ना, तो भी एक ही बात है, विशेरोटोनिया हो चाहे विशेरोटोनिया हो। लिख लिया तूने, अब क्या करेगा बता। मैं तो साथ साथ में बोल भी रहा था, उन बातों का ध्यान रखता, अब लिख लेता तू है। अरे रहने दे नहीं यार, ये तुझे बताऊं कैसा करना चाहते हैं, ये तुझे एस्थेनिक प्रकार का बनाना चाहते हैं। हैं, नहीं वो बात तो सही, तो मजाक का क्या टाइम होता है यार, मजाक करने का कोई टाइम होता है क्या। आदमी को जब मौका मिले तब मजाक कर लिया जाए। अरे आवाज नहीं।
हाँ, लिख लिया ये? चलो, सेल्डन ने 3 प्रकार बता दिए, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। अच्छा, इस सेल्डन की एक बात और बताता हूं, पहले तो एक लाइन तो नीचे लिख लो। इनमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व मेसोमॉर्फिक होता है। 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 मेसो यानी मध्य होता है, मेसोमॉर्फिक होता है। अतः इसे सोमेटोटाइप सिद्धांत भी कहते हैं। अतः इसे सोमेटोटाइप सिद्धांत भी कहते हैं। अतः इसे सोमेटोटाइप सिद्धांत भी कहते हैं। सोमेटोटाइप सिद्धांत भी कहते हैं। हो गया? एक और बहुत बड़ी इसका आजकल यहां से सवाल नहीं आता, इसके थोड़ा सा आगे से सवाल पूछा जाता है। देखो, इसने 3 प्रकार बताए अपने को ना। कितने प्रकार बताए? 3। वास्तव में देखो, इनका सही क्रम तो यही है। कौन सा? एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक। अच्छा, मुझे बताओ, इस क्रम से कितने लोगों ने लिखा है? लगभग ने इसी क्रम से लिखा है, या फिर जैसे था वैसे, जैसे मैंने लिखा था जैसे था वैसे ही लिखा है? कैसे ही लिखा हो, क्रम सही कौन सा होगा? एक जगह, हालांकि नहीं होगा, मैं बता दूंगा, लेकिन उसका कारण क्या होगा? एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। थोड़ा सा क्या है कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि आपने उस तरीके से लिखा है, तो इस तरीके से लिखा है तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। फर्क इतना सा आएगा। सुनिएगा मेरी बात। इसने व्यक्तित्व संरचना के आधार पर यह बताया कि व्यक्ति कितने प्रकार के हैं? 3। शरीर देखकर बताया इसने, व्यक्ति के शरीर को देखकर बताया इसने कोई गुण नहीं देखे हैं, व्यक्तित्व शारीरिक संरचना के आधार पर बताया है। इसने जब अध्ययन किया ना, तो इसने 4000 अपनी यूनिवर्सिटी के 4000 बच्चों की नग्न तस्वीरें मंगवाई, और उन तस्वीरों को इसने एक एक तस्वीरों को देख के अध्ययन करके फिर पूरी तस्वीर को इसने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में बांट रहा है? 3 भागों में बांट रहा है। अब वो जो तस्वीरें हैं ना, उन तस्वीरों को वो रैंक दे रहा है। जैसे पहली वाली तस्वीर उठाई, उस पहली वाली तस्वीर में ये रैंक जो देगा ना, वो देगा 1 से लेकर 7 तक। कितने तक दे रहा है? 1 से 7। ध्यान से सुनना ना, 1 से 7 तक रैंक दे रहा है। 1 नंबर जो रैंक है ना, 1 नंबर, वो 1 नंबर रैंक होती है किसी भी श्रेणी के सबसे निम्न गुणों को दर्शाती है, और 7 नंबर रैंक होती है ना, वो उस श्रेणी के उच्च गुणों को दर्शाती है। समझ पा रहे? अपनी श्रेणी की 1 रैंक सबसे निम्न गुणों को दर्शाएगी, 7 रैंक उच्च गुणों को दर्शाएगी। अब जैसे मान लीजिए इसने एक तस्वीर उठाई, और उस एक तस्वीर को इसने देखा, और देखा तो ये व्यक्तित्व कैसा है। इसमें एंडोमॉर्फिक के लिए उस तस्वीर को रैंक दे दी 7 नंबर। कितने नंबर? 7 नंबर। क्या आपको कुछ पता लगा? सबसे अच्छा का मतलब हो गया कि यह व्यक्ति कद में छोटा और शरीर में मोटा होगा कि नहीं होगा। जब एंडोमॉर्फिक 7 नंबर मिल रहे हैं उसको, और 7 नंबर सबसे उच्च रैंक है, तो इसका मतलब 7 नंबर रैंक का मतलब है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर उसने दूसरे वाले में देखा, मेसोमॉर्फिक में, उसमें रैंक दे दी 1 नंबर। तीसरे वाले में रैंक दे दी 1 नंबर। दे दी, अपनी मर्जी से नहीं दे दी है। जो व्यक्ति का कद छोटा होगा, शरीर मोटा होगा, और वो यूं चल रहा है, उस व्यक्ति को क्या एथलेटिक कहा जा सकता है? क्या उस व्यक्ति को एक्टोमॉर्फिक कहा जा सकता है? क्या नहीं कहा जा सकता दोनों स्थितियों में। इसका मतलब इनमें एक एक रैंक आएगी। समझ पा रहे? अब मान लीजिए उसने एक तस्वीर को साइड में रखा, दूसरी तस्वीर उठाई।
दूसरी तस्वीर में इसने देखा कि यार ये व्यक्ति तो एक नंबर है, इसका मतलब इसमें एंडोमॉर्फिक के तो नहीं है, पिकनिक वाले गुण तो नहीं है। इसने इसको रैंक दी 7 नंबर, तो ये रैंक स्वतः ही कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, क्योंकि जब व्यक्ति कैसा है, शुद्ध रूप से सुडोल का या आयताकार प्रकार का है, खिलाड़ी प्रवृत्ति का है। फिर तीसरी तस्वीर उठाई, इस तीसरी तस्वीर में इसने रैंक दे दी 1, इसको भी दी 1, और इसको कितनी मिली? 7 मिली। समझ पा रहे? चौथी तस्वीर उठाई, इसने जो चौथी तस्वीर उठाई, उस चौथी तस्वीर में इसको रैंक दी 4, इसको रैंक दी 4, इसको रैंक दी 4। मतलब तीनों के गुण एक नहीं है उसमें। इसका मतलब न तो वो कद में बहुत छोटा और आयताकार गोलाकार, न वो ज्यादा आयताकार, और न ही वो ज्यादा लंबाकार। तीनों प्रकार के उसमें गुण पाए गए कि नहीं पाए गए? अब मान लो इसने कई बार एंडोमॉर्फी को 6 रैंक दिए, तो हो सकता है इसने मिसोमॉर्फी को 2 देनी पड़े और इस एक्टोमॉर्फी को 1 देनी पड़े। बात समझ पा रहे हैं ना भाई? इस प्रकार से ही हो सकता है ना। यदि मान लो इसने इसको 5 रैंक दिए, तो ये मिसोमॉर्फिक 3 रैंक पे आ जाएगा, और ये किस पे आ जाएगा? 1 रैंक पे आ जाएगा। अरे थोड़ी बहुत फीलिंग समझे ना आप लोग? हैं? नहीं समझ में आया? इनको छोड़िए आप, ये तो समझ गए ना आप लोग। अब अगले ने सवाल पूछा हमसे। अगले ने क्या पूछा? सवाल पूछा कि सबसे प्रबल एंडोमॉर्फिक कौन सा होगा? प्रबल एंडोमॉर्फिक कौन सा होगा? प्रबल एंडोमॉर्फिक कौन सा होगा? देखिए इसने ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए में लिखा 7 1 1, बी में लिखा 1 7 1, सी में लिखा 1 1 7, और इसमें लिखा इसने 4 4 4। ये पूछा गया सवाल है प्रबल। अब सोच लो एक बार, मैं तो हाथ खड़े करवाऊंगा, समझा तो दिया है मैंने। किसने कहा ये? ऑप्शन ए हाथ खड़े करो, देखें। बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी वाले हाथ खड़े करो, सी वाले हाथ खड़े करो, डी वाले। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया वो हाथ खड़े करो। गलती से करवा लिया मैंने, ये हाथ खड़े नहीं करवाने चाहिए थे। अरे एक बार फिर कोशिश करें। अब की बार ध्यान रखना, तुम भी थोड़ा धक्का लगाना, ऐसा नहीं कि पूंछ पकड़ के खींचो, नहीं तो नहीं बैठेगी कैसे ही। मैंने क्या बताया था पहले? देखो मैंने कहा एक तस्वीर ली, एक देखो तस्वीर को छोड़िए आप, तस्वीर को गोली मारिए, एक व्यक्ति को खड़ा किया। किसको खड़ा किया? एक व्यक्ति को। गणेश को नहीं, गणेश में तो रैंक के उक चूक हो जाएगी, रैंक भी तो ढंग की आनी चाहिए ना, है? अरे नंबर 1 पर तो इसने किसको रखा है? एंडोमॉर्फिक। नंबर 2 पर मिजोमॉर्फिक। नंबर 3 पर एक्टोमॉर्फिक। समझ पाए? एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। अब मान लो एक ऐसे व्यक्ति को लाके यहां खड़ा कर दिया जिसका कद तो छोटा है, शरीर में यूं है, अधिक चर्बी वाला है, लोड ही नहीं ले रहा है। मैं कह रहा हूं रुक जा रहे, बोले ठीक है तो रुक रहा हूं। बोले रुकूंगा, पहले कुछ दो खाने के लिए, भूख लगी है कि नहीं है? उस व्यक्ति को मैंने यहां खड़ा कर दिया और आपको कहा कि इसका अध्ययन करो भाई, इसको रैंक देनी है 1 से 7 तक, ध्यान रखना है। बताओ पहले, सबसे पहले क्या है? एंडोमॉर्फिक। बताओ इसमें एंडोमॉर्फिक के कैसे गुण है? पूरे 1 नहीं है, रैंक फाड़ देगा कि नहीं फाड़ देगा? 7 नंबर पे, 7 नंबर आ गई। फिर मैं कहूंगा बताओ इसमें मेजोमॉर्फिक के कैसे गुण है? आयताकार थोड़ी है, खेलने वेलने का मतलब थोड़ी है, ये 1 नंबर रैंक दे दी। मैं इसमें कहूंगा बताओ रे ये चिड़चिड़ा स्वभाव का क्या, दुबला पतला मांसपेशियां विकसित हुई नहीं है ना, कैसा हो जाएगा? 7 1 1। ठीक है, मैंने एक व्यक्ति को छांट लिया। दूसरे व्यक्ति को मैंने अब की बार खड़ा किया, अब की बार खड़ा किया मैंने, किसको खड़ा करूं मैं?
अरे मीजो वाला कोई है क्या? सो सारे मीजो वाले ये रहा, ये मीजो वाला रहा। एक बार तो खड़ा होने दे। हाँ शाबाश, उधर देख, देख उधर घूम। चलो देख लो ध्यान से। हाँ अब थोड़ा खड़ा ही रहे तू। अब मुझे ये बताओ, ये आपको एंडोमॉर्फिक में कौन सी रैंक देना पसंद करोगे? एक। मीजोमॉर्फिक में? मीजोमॉर्फिक में कौन सी होगी? 7। अरे अब इसको खड़ा कर लिया, तुझे क्या दिक्कत आ रही है? अब की बार तुझे खड़ा कर लेंगे, चिंता मत कर। हाँ एक्टोमॉर्फिक में एक रैंक थी बस, अब बैठ जा। हाँ वो दोस्त है तेरे बड़ा। हाँ हो गया। अब मैंने एक व्यक्ति को तीसरे को खड़ा किया, लेकिन इस क्लास में मैं नहीं कर सकता हूं खड़ा। बाकी आप मान लीजिए कि किसी एक तीसरे व्यक्ति को खड़ा किया, क्या होता है कि ईगो पर ज्यादा लग जाती है। अच्छा वो जो तीसरा व्यक्ति मैं लेकर आया ना, उसको जैसे यहां से लेकर आया, यहां से, तो वो इस दृष्टिकोण से आया, इस प्रकृति से ऐसे ऐसे दौड़ के आया। अच्छा वो इस कुर्सी को पकड़ने लगा तो गिरने लगा। मैंने कहा गिर जाएगा यार। फिर एक आदमी को खड़ा किया, मैंने कहा इसको पकड़। उसको पकड़ लिया। वो कह रहा क्यों पकड़ रहा है? वो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। मुझे बताओ उसको एंडोमॉर्फिक में कौन सी रैंक दोगे? एक। मतलब ही नहीं है ना। मीजोमॉर्फिक में कौन सी दोगे? एक। एक्टोमॉर्फिक में 7 नंबर रैंक। समझ गए? 7 नंबर रैंक दे दी। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से कौन सी श्रेणी सबसे मजबूत एंडोमॉर्फिक को दर्शा रही है? ये प्रबल का मतलब होता है सबसे मजबूत। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है इसने। कौन सी है? 7 1 1, ये श्रेणी दर्शा रही है ना। यदि मैं आपको कहूं कि प्रबल मीजोमॉर्फिक को कौन सी दर्शा रही है? 1 7 1 दर्शा रही है। अच्छा मैं कहूं कि आपको प्रबल एक्टोमॉर्फिक को कौन सी दर्शा रही है? कौन सी है? 1 1 7। समझ गए क्या? और फिर मैंने कहा कि एक मैंने ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जिसमें तीनों के ही गुण है, जिसमें तीनों के ही गुण है। भाई कहीं ना कहीं से इसने मिलान करके इन तीनों के गुण सेट कर दिए। 4 4 4। बताओ ये संतुलित व्यक्तित्व होगा कि नहीं होगा? सबके व्यक्तित्व के इसमें लक्षण है कि नहीं है? अपने से पिछली बार सवाल पूछा कि निम्न में से प्रबल एंडोमॉर्फिक कौन सा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। मैंने यहां पर भी तो यही रैंक लिखी है ना, देखो ये रही। मैंने इसको इस तरफ से लिख दिया। अब तो समझ में आई क्या? ये सेम मैंने फर्क क्या किया है इसमें? इसको इस तरह से लिख दिया था, असली आप समझ नहीं पाए थे, और ऐसे लिख दिया तो आप लोग समझ जाएंगे। कोई डाउट है क्या? हाँ सीधा डायरेक्ट ऐसे ही पूछा गया, ऐसे लिखा जाएगा प्रबल एंडोमॉर्फिक कौन सा है शेल्डन के अनुसार, और फिर ये 4 ऑप्शन थे। लोगों को बायरा नहीं लगा, हवा नहीं लगी। हुआ क्या है, क्या कह रहा है ये? 1 7 1 1 1 7 1 क्या है? तो उसने तो उस तस्वीरों को मानकर उसने क्या कर दिया था? अध्ययन कर दिया था। चलिए अब कैसे बनाना है ना, मैं लिखवाऊंगा। पहले लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, शेल्डन ने शेल्डन ने 4000 तस्वीरों का अध्ययन करते हुए, शेल्डन ने 4000 तस्वीरों का अध्ययन करते हुए इन्हें 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 1 से 7 तक, इन्हें 1 से 7 तक रैंक प्रदान की।
आयुष जी कह रहे कि सर आप जो यूट्यूब पर फर्स्ट ग्रेड की क्लास हमारे काम किया गया साइकोलॉजी की, यूट्यूब पर मैं साइकोलॉजी की लेता ही नहीं हूँ, मैंने बरसों पहले 2-4 क्लास ली थी। हैं? क्या? मैनेजमेंट वाली भी 2-3 दिन ली, फिर कुछ प्रशासनिक कारण हो गए, विभागीय कारण। हम नहीं, अभी चल ही नहीं रही अपनी क्लास, अपनी तो अभी यहीं चल रही है। एग्जाम के नजदीक कुछ सोचेंगे, फिर उसमें क्या मजा नहीं आता ना, फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना। है? अब व्यूज तो कोई व्यूज की जगह रह गए, फीलिंग तो आनी चाहिए ना। मैं व्यूज पर थोड़ी जिंदा हूँ, मतलब ही नहीं है। हैं? कभी देखा क्या ऑनलाइन, कभी किसी भी स्थिति में? नहीं। कभी भी ये अपने ऑनलाइन ज्यादा मोह नहीं है, इस दुनिया को मैं आभासी दुनिया मानता हूँ। आभासी तो है वो दुनिया, ऑनलाइन वाली दुनिया कैसी है? शुद्ध रूप से आभासी है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऑनलाइन आना चाहिए, नहीं ये करना चाहिए, नहीं इसके इतने फॉलोवर है, नहीं इसके इतने। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए, फिर कुछ लोगों ने मुझे जबरदस्ती कहा कि नहीं नहीं करना ही पड़ेगा। फिर मैं कुछ सोचने के लिए तैयार हो रहा था, उतने में वो महाराष्ट्र वाले चुनाव हो गए। महाराष्ट्र वाले चुनाव हुए तो वहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ इलेक्शन में, एमएलए लड़ने के लिए हुआ था ना, एमएलए में। वो एक्टर था ना, वो क्या नाम है, इम्तियाज खान है, क्या नाम था उसका? आजाद पार्टी से खड़ा हुआ था, आजाद पार्टी से खड़ा हुआ था। उसके उसके थे हैं? हाँ, मूवी में विलन, विलन का काम करता है वो। उसके इंस्टाग्राम पे शायद मेरे ख्याल से कितने 63 लाख कितने हैं, 56 लाख, हाँ 56 लाख फॉलोवर्स थे। कितने थे? 56 लाख फॉलोवर्स। फेसबुक पर उसके 43 लाख फॉलोवर्स है। उसको वोट आए मात्र 126। कितने मिले? जिस आदमी को 1-1 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं, आप सोच के देखिए, वो जब चुनाव में खड़ा हो तो 126 वोट आए, और उसके परिवार के वोट है 250। तो परिवार के तो 250 वोट है, 126। इससे मेरा बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया। मैंने कहा ये जो ऑनलाइन ऑनलाइन खेलते हैं ना, इनमें तो कोई लेना देना नहीं है। फॉलोवर्स होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो आपके साथ है, नहीं है। खैर लिखिए, दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा, सिलेबस की चिंता ही नहीं करनी है, सिलेबस हो जाएगा दिसंबर में, इस साल में हो जाएगा। अब वापस यहां लौटो, आप क्या लिखा है? 1 से 7 तक रैंक प्रदान की। 1 नंबर रैंक, इसी में कंटिन्यू करो। 1 नंबर रैंक, 1 नंबर रैंक संबंधित श्रेणी में, 1 नंबर रैंक संबंधित श्रेणी में निम्नतम, निम्नतम, जबकि जबकि 7 नंबर रैंक, जबकि 7 नंबर रैंक जबकि 7 नंबर रैंक उच्चतम गुणों को दर्शाती है, उच्चतम गुणों को दर्शाती है। उच्चतम गुणों को दर्शाती है। ये ऐसे कैसे लिख लो ना, आप समझ जाएंगे आप।
ये कौन बोली? आपको हिंदी में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश तक सीमित रहिए। हैं? सही क्यों किया? क्या करें, तो आप जैसे लोग हो जाएं तो क्या करें फिर? कभी जब इस मंच पर आओ ना, इस मंच पे, ऐसे मंच पे कभी चढ़ो ना, और मंच पर क्लास में, मतलब पढ़ाने के लिए कभी भी आओ किसी भी क्लास में, और पीछे से एक बच्चा आपकी बेइज्जती करे, कैसा लगे आपको? हो तो रही है ना मेरी तो, वो तो ठीक है, मैं निष्ठल्य प्रकार का हूं, नहीं फर्क पड़ता है, इतने लोगों का सही हो जाए ना। धन्यवाद समाज सेवा के लिए, ऐसे ही लगे रहो। वो किसने कहा था, कबीरदास ने, रहीमदास ने? निंदक नियरे राखिएन आंगन कुटी छवाए। लिखो लिखो, हो गया ये? अरे पूरा हो गया ना, शेल्डन के अनुसार कंप्लीट हो गया है। कितने वर्गीकरण देख लिए हमने? कौन कौन सा? हिपोक्रेटस, क्रेसमर, शेल्डन। नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो। लिखो, उपर्युक्त तीनों व्यक्तित्व के वर्गीकरण, उपर्युक्त तीनों व्यक्तित्व के वर्गीकरण, उपर्युक्त तीनों व्यक्तित्व के वर्गीकरण शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना के आधार पर दिए गए हैं। उपर्युक्त तीनों व्यक्तित्व के वर्गीकरण शारीरिक संरचना के आधार पर दिए गए हैं। तीनों व्यक्तित्व के वर्गीकरण शारीरिक संरचना के आधार पर दिए गए। अतः अतः मान्य नहीं है, अतः मान्य नहीं है। फिर बोले क्यों लिखवाया है? पूछते हैं सवाल, मतलब इन्हें वैलिड नहीं, इनके आधार पर हम शरीर को देखकर हम नहीं पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का व्यक्तित्व है। ये तो इन्होंने बता दिया कि शरीर संरचना के आधार पर। क्या करेंगे, चाय पियोगे? पियो। हाँ